नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु अंकुश प्रधान एक बार फिर से हाजिर हूं आपका कार्यक्रम देश डायरी लेकर। यहां पर हम आपको किसान, खेतीबाड़ी, सामाजिक व्यवस्था में हो रहे बदलाव और लोगों की सेहत से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं। साथ ही बताते हैं देश भर में हो रहे कुछ खास हलचलों के बारे में। तो आइए एक नजर डालते हैं हमारी देश डायरी के कुछ खास पन्नों पर। आज हम बात करेंगे स्वच्छ भारत अभियान पर, जानेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जागरूकता कार्यक्रम के बारे में, बताएंगे कि कहां आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे प्री प्राइमरी स्कूल, समझेंगे कि क्यों मध्य प्रदेश सरकार राज्य स्तर पर भारत उदय अभियान की शुरुआत करेगी। साथ ही बताएंगे कि कहां अब सड़क पर खाना बेचने पर आएगी शामत। दिल्ली के पूसा स्थित इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में 3 दिवसीय बोगनविलिया फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें बोगनविलिया पौधे की कई प्रजातियों को प्रदर्शित किया गया। ये कार्यक्रम सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों के सहयोग से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर रविंद्र कौर थी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही IARI की निदेशिका डॉक्टर रविंद्र कौर ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लैंडस्केपिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं। वहीं IARI के प्रधान वैज्ञानिक और बोगनविलिया सोसाइटी के सचिव डॉक्टर SS सिंधु ने हमारे साथ बोगनविलिया से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें साझा की। कार्यक्रम में लखनऊ CSIR से भी वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया और लखनऊ संस्थान की तरफ से एक किताब भी प्रदर्शित की गई, जिसमें बोगनविलिया की किस्मों, रखरखाव और इस्तेमाल की जानकारियां दी गईं। मेले में सस्ते दामों पर बोगनविलिया की प्रजातियां आम लोगों को उपलब्ध भी कराई गई। बोगनविलिया का रखरखाव और कम पानी में कैसे अच्छा ग्रोथ हो सकता है, इस विषय पर चर्चा की गई। बोगनविलिया के इन्हीं गुणों को देखते हुए इसे अब IARI प्रमोट कर रहा है। जो मेन मैंडेट है वो है बोगनविलिया प्लांट को या बोगनविलिया जो क्रॉप है उसको प्रमोट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट उन क्षेत्रों में जो कि बेसिकली एरिड या सेमी एरिड हैं, जहाँ पानी की कमी है, जहाँ वेस्टलैंड्स हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में जहाँ की आप देखते ही हैं और रोज़ न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि पानी की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, पानी कम होता चला जा रहा है। तो उन स्थितियों में हमें जो एग्जिस्टिंग जो फ्लावर की वैरायटीज़ हैं उनको किस तरह से दूसरी कम पानी डिमांड करने वाली वैरायटीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं, ताकि ना केवल हमारी सिटी स्मार्ट रहे लेकिन सुसज्जित भी रहे और सुसज्जित होने के साथ वो आकर्षण भी अपना मेंटेन रखे। देश की पहली सेमी हाई स्पीड गतिमान ट्रेन को ट्रैक पर उतार दिया गया है। ये देश की पहली ऐसी ट्रेन होगी जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। रेलवे ने रेल परिवहन को तेज करने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं, जिसके तहत देश की पहली सेमी हाई स्पीड गतिमान ट्रेन को ट्रैक पर उतार दिया गया है। इस ट्रेन से आप 100 मिनट में ताज नगरी पहुंचकर ताजमहल का दीदार कर सकते हैं। ये देश की पहली ऐसी ट्रेन होगी जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। आपको बताते चले, ये ट्रेन 5400 अश्व शक्ति HP इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेन होगी। केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इसे हरी झंडी दिखाकर हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से इसे रवाना किया। और आपको बता दें कि ये ट्रेन सप्ताह में 6 दिन हजरत निजामुद्दीन आगरा के बीच चलेगी। केंद्र सरकार शहरों को विकसित करने के साथ ही 300 गांवों को स्मार्ट बनाएगी। इन स्मार्ट गांवों में पक्की सड़क, बिजली, पानी, सफाई और स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। शहरों को विकसित करने और गांवों को स्मार्ट बनाने के लिए केंद्र सरकार बड़ा फैसला ले रही है। केंद्र सरकार शहरों को विकसित करने के साथ ही 300 गांवों को स्मार्ट बनाएगी। इन स्मार्ट गांवों में पक्की सड़क, बिजली, पानी, सफाई और स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब तक गांव स्मार्ट नहीं बनेंगे, देश स्मार्ट नहीं बन सकता। किसानों को बाढ़ और सूखे से निजात दिलाने के लिए नदियों को जोड़ने की योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। यदि किसान अपनी उपज को दूसरे प्रदेशों में बेचना चाहते हैं तो उन्हें ई-प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार के प्रयास से 2017 तक 9 करोड़ किसानों को मृदा हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे। अब तक 1 करोड़ किसानों को मृदा हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। जमीन की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए मृदा स्वास्थ्य परीक्षण योजना 2015 में शुरू की गई थी। इसी के तहत 1 करोड़ किसानों को मृदा हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। मृदा हेल्थ कार्ड के वितरण में बढ़ावा करते हुए
2017 तक 9 करोड़ किसानों को हेल्थ कार्ड दे दिए जाएंगे। साथ ही सरकार के अलावा जैविक खेती पर भी ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही दुग्ध उत्पादन के लिए देश में 8000 ऑर्गेनिक क्लस्टर काम कर रहे हैं। इस साल दूध का उत्पादन 1460 लाख टन से बढ़कर 1600 लाख टन पहुँच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत खुले में शौच या कूड़ा करकट फेंकने वाले लोगों को 200 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। खुले में शौच या कचरा फेंकना बहुत भारी पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे लोगों से 200 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का जुर्माना वसूले। 30 अप्रैल से ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को शहरी इलाकों में मनचाहा प्रभाव न मिलने के बाद ये सख्ती बरती जा रही है। सभी मुख्य सचिवों से बातचीत में शहरी विकास मंत्रालय ने 30 अप्रैल तक हर शहर में कम से कम एक वार्ड में और 30 सितंबर 2018 तक सभी शहरों के सारे वार्ड्स में दोषियों पर जुर्माना लगाने को कहा है। इसके तहत राज्यों से कहा गया है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि सभी स्थानों पर सार्वजनिक शौचालय हो, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की सुविधा हो और वार्ड्स में सार्वजनिक स्थानों पर पर्याप्त डस्टबिन हो। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन किया। किसान कैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं, इसकी जानकारी उन्होंने इस कार्यक्रम के जरिए किसानों को दी। उत्तर प्रदेश के भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। कार्यक्रम में किसानों और वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इस साल देश के 100 जिलों में सिंचाई योजना का लक्ष्य तैयार किया गया है। इसी प्रकार शुष्क और सूखे क्षेत्रों में बाढ़ के पानी को उपलब्ध कराने के लिए नदियों को जोड़ने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। मेंथा कारोबार के तमाम निर्यातक और छोटे कारोबारी दूसरे कारोबार की तलाश कर रहे हैं। एक तरफ जहां सिंथेटिक मेंथॉल की बढ़ती खपत से भारत की मेंथा इंडस्ट्री घाटे में जा रही है, तो वहीं निर्यात घटने और राज्य सरकारों की तरफ से टैक्स बढ़ाने के कारण मेंथा व्यापारी मेंथा इंडस्ट्री से पलायन कर रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का देश डायरी में। मेंथा कारोबार के तमाम निर्यातक और छोटे कारोबारी दूसरे कारोबार की तलाश कर रहे हैं। एक तरफ जहां सिंथेटिक मेंथॉल की बढ़ती खपत से भारत की मेंथा इंडस्ट्री घाटे में जा रही है, तो वहीं निर्यात घटने और राज्य सरकारों की तरफ से टैक्स बढ़ाने के कारण मेंथा व्यापारी मेंथा इंडस्ट्री से पलायन कर रहे हैं। निर्यात घटने और टैक्स का बोझ बढ़ने के साथ साथ सिंथेटिक मेंथॉल की बढ़ती खपत से भारत की मेंथा इंडस्ट्री घाटे में डूबती जा रही है। सरकार की ओर से इंडस्ट्री को बचाने, कारोबारियों और किसानों को प्रोत्साहन देने की कोई पहल भी नहीं की जा रही है। 10 करोड़ रुपए मशीनरी में निवेश करने वाले उत्तर प्रदेश के मेंथा कारोबारियों को मंडी टैक्स में छूट मिली हुई है, जबकि छोटे कारोबारियों को 1.5% मंडी टैक्स अदा करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंदी, सिंथेटिक मेंथॉल की बढ़ती खपत और टैक्स के बोझ से एक वर्ष में देश के मेंथॉल निर्यात को 800 करोड़ रुपए का घाटा भी देखा जा रहा है, जिसके चलते इस समय मेंथा व्यापारी दूसरे कारोबार की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। राजस्थान में जल्द ही आंगनबाड़ी केंद्र प्री प्राइमरी स्कूल में परिवर्तित होंगे। भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्री प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। राजस्थान में जल्दी आंगनबाड़ी केंद्र प्री प्राइमरी स्कूल में परिवर्तित होंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल में तब्दील करने के साथ छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए तैयार करने, उनकी मानसिकता में बदलाव, इसके साथ ही केंद्रों में स्कूल जैसा वातावरण बनाने तथा नामांकन में बढ़ोतरी के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बघेल ने कहा कि प्रदेश भर में 900 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने हैं। इनमें से 500 को मंजूरी दे दी गई है। प्राथमिकता के आधार पर जिलावार आंगनबाड़ी केंद्रों का आवंटन 1-2 दिन में कर दिया जाएगा। गांव के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार राज्य स्तर पर भारत उदय अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसके जरिए ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाया जाएगा और किसान कल्याण, ग्राम विकास जैसी तमाम योजनाओं का भी विकास किया जाएगा।
गाँव के विकास के लिए मध्य प्रदेश राज्य में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर भारत उदय अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान का संचालन राज्य स्तर से ग्राम स्तर तक किया जाएगा। इसके तहत राज्य के सभी जिलों की ग्राम पंचायतों में भारत उदय अभियान चलाया जाएगा। सामाजिक सामंजस्य बनाने, पंचायत राज्य प्रणाली को मजबूत बनाने, ग्राम विकास और किसान कल्याण तथा ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में लोगों की सहभागिता बनाने के उद्देश्य से इस अभियान को संचालित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कानूनी दांवपेच में फंसे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अदालती मामलों में जल्द निपटारे के लिए छत्तीसगढ़ के सभी राजस्व न्यायालयों को ई-न्यायालय में तब्दील किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने प्रदेश में आम लोगों को राजस्व न्यायालयीन प्रकरणों में की जा रही कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराने और न्यायालयीन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से प्रदेश में समस्त राजस्व न्यायालयों को ई-न्यायालय में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत राजस्व न्यायालय में प्रकरणों का पंजीयन और सारी कार्रवाई कंप्यूटर के माध्यम से की जाएगी। राजस्व न्यायालय के रिकॉर्ड भी कंप्यूटर में अपलोड किए जाएंगे। जल्द ही कंप्यूटर के माध्यम से आदेश पत्रिका भी लिखी जाएगी, जो किसी भी पक्षकार के लिए ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। किसानों के लिए राहत भरी खबर। केंद्र सरकार ने किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सिंचाई परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया है। किसानों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने सिंचाई परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इस साल के अंत तक 100 जिलों की सिंचाई परियोजनाएं तैयार कर ली जाएंगी। आपको बताते चले कि देश में 60 से 65% कृषि योग्य भूमि सिंचित नहीं है, जिसके चलते भारत की कृषि उत्पादकता काफी प्रभावित होती है। फसलों को सूखे से बचाने और सिंचाई व्यवस्था को सुधारने के लिए ये कदम उठाया गया है। नई दिल्ली में भारत जल सप्ताह सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने खाद्य सुरक्षा के लिए जल की उपलब्धता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के महत्व के बारे में बात की। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने नई दिल्ली में भारत जल सप्ताह सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सबके लिए जल ही जीवन है, लेकिन धीरे धीरे जल अब जीवन के लिए चुनौती बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में विश्व का 2.4% भौगोलिक क्षेत्र है, 4% जल स्रोत है, तो दूसरी तरफ 17% मानव आबादी है। भारत की बढ़ती हुई आबादी और इसके चहुमुखी विकास को देखते हुए जल उपयोगिता भी तेजी से बढ़ रही है। हमारे देश में जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता एवं गुणवत्ता अन्य देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में नहीं है, इसलिए हमारे जल संसाधनों और जल गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। वृंदावन की विधवा महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए इन दिनों सरकार कई पहल कर रही है। इस साल पहली बार मथुरा वृंदावन की विधवा महिलाओं ने होली का त्योहार मनाया। बाकी क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी ने वृंदावन के सुनरख बांगड़ क्षेत्र में निराश्रित एवं विधवा महिलाओं के लिए आश्रय सदन का शिलान्यास किया। इसका निर्माण कार्य मार्च 2018 तक पूरा कर दिया जाएगा। विधवा महिलाओं के लिए देश में सरकार द्वारा स्थापित यह आश्रय सदन सबसे बड़ा घर होगा। पिछले दिनों कराए गए निरीक्षण में वृंदावन में मौजूद स्वाधार घर में रह रही विधवाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई थी। इसलिए वृंदावन की विधवाओं को रहने की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय ने सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त 1000 शैय्याओं वाले घर का निर्माण कराने का निर्णय लिया है। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री ने बताया कि मंत्रालय स्वाधार और अल्पकालिक प्रवास गृह योजना के अधीन बिना सामाजिक और आर्थिक मदद वाली संकटग्रस्त महिलाओं के आश्रय, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा उपचार और देखभाल करने जैसी प्राथमिक जरूरतों को पूरा करता है। इन दोनों योजनाओं को 1 जनवरी 2016 से आपस में मिलाकर स्वाधार गृह का नाम दिया गया है। कहां अब सड़क पर खाना बेचने पर आएगी शामत, बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्स में एडमिशन इस बार सिर्फ ऑनलाइन ही किए जाएंगे। आने वाली 25 मई से डीयू में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। स्नातक कोर्स के अलावा स्पोर्ट्स एडमिशन प्रोसेस भी ऑनलाइन कर दिए जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्स में एडमिशन इस बार सिर्फ ऑनलाइन ही किए जाएंगे। आने वाली 25 मई से डीयू में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। स्नातक कोर्स के अलावा स्पोर्ट्स एडमिशन प्रोसेस भी ऑनलाइन कर दिए जाएंगे।
25 मई से दिल्ली विश्वविद्यालय DU में एडमिशन की दौड़ शुरू हो जाएगी। एडमिशन कमेटी ने स्नातक कोर्स में एडमिशन को लेकर बड़ा फैसला किया है। इस बार एडमिशन प्रोसेस सिर्फ ऑनलाइन होगा और 25 मई से 14 जून तक एडमिशन फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद 22 जून को पहली और 21 जुलाई को अंतिम कट ऑफ जारी होगी। कॉलेज 5 कट ऑफ के आधार पर 16 जुलाई तक एडमिशन देंगे। छात्रों को एडमिशन के लिए DU की ऑफिशियल वेबसाइट www.du.ac.in पर आवेदन करना होगा। इसके अलावा इस बार स्पोर्ट्स और ECA वर्ग के एडमिशन प्रोसेस भी ऑनलाइन कर दी गई हैं। देश में सरकारी भर्ती परीक्षाओं की मेरिट लिस्ट अब निजी कंपनियों को भी दी जाएगी। सरकार की इस पहल से निजी कंपनियों को टैलेंटेड कर्मचारी तो मिलेंगे ही, इसके अलावा अपने अपने हुनर के मुताबिक लोगों को नौकरियां भी आसानी से मिल सकेंगी। नौकरियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। अब सरकार की ओर से सरकारी भर्ती परीक्षाओं की मेरिट लिस्ट निजी कंपनियों को सौंपी जाएगी। सरकार की इस पहल से नौकरी ढूंढना और आसान होगा। सरकारी नौकरियों के लिए बहुत से लोग परीक्षा देते हैं, वैसी ही नौकरियां निजी कंपनियों में भी होती हैं। ऐसे में संबंधित परीक्षार्थियों की लिस्ट निजी कंपनी को दे दी जाएगी, जिससे निजी कंपनियों को आसानी से कर्मचारी मिल जाएं और अपने अपने हुनर के मुताबिक लोगों को नौकरी भी मिल जाया करेगी। पंजाब राज्य देश का बढ़िया बिजली सप्लाई करने वाला प्रमुख राज्य बन गया है। पंजाब में सभी गांव, शहरों और डेरों पर रहने वाले लोगों को 24 घंटे निर्बाध गति से बिजली दी जा रही है। इसके साथ ही पंजाब राज्य बिजली सप्लाई करने के मामले में विकसित राज्य भी बन गया है। पंजाब सरकार द्वारा वर्ष 2007 से की जा रही लगातार कोशिशों और बिजली सप्लाई में सुधार लाने से पंजाब राज्य देश में बढ़िया बिजली सप्लाई करने वाला प्रमुख राज्य बन गया है। साथ ही पंजाब पावर कॉर्पोरेशन को इसके लिए A+ रेटिंग भी दी गई है। पंजाब राज्य में 33,000 करोड़ की लागत से बने थर्मल प्लांट्स पर खर्च किए गए लगभग 4,400 करोड़ रुपए के निवेश किए गए हैं, जिसके कारण आज पंजाब राज्य बिजली सप्लाई करने में प्रमुख राज्य बन गया है। इस समय पंजाब के सभी गांव, शहरों और डेरों पर रहने वाले लोगों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। चलते फिरते सड़कों के किनारे आजकल खाने पीने की चीजें बिकना आम हो गई हैं, जिन्हें लोग खरीद कर खाने में परहेज भी नहीं करते। लेकिन इन चीजों की बिक्री करने वाले दुकानदारों की शामत आ सकती है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में खुले में नाश्ता, मिठाई, चाट, पकौड़ी जैसी चीजें बेचने पर इन दुकानदारों को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशों के तहत मुरैना जिला नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग सहित खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर भर के व्यापारियों को निर्देश दिए हैं कि कहीं भी कोई भी खाद्य सामग्री खुले में बिकती हुई और गंदगी के बीच पकती हुई ना मिले। ऐसा होने पर पहले दुकानदार को नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद उस पर जुर्माना या फिर लाइसेंस निरस्त कर दुकान सील कर दी जाएगी। ठेलों पर बिकने वाली मिठाई, चाट, पकौड़ी से लेकर समोसे, कचौड़ी या फिर होटलों के रसोई घर, इन सभी पर सरकार ने ये नियमों को लागू करने का फैसला किया है। इसके अलावा ठेलों पर सामान बेचने वाले लोग खाद्य सामग्री को रखने के लिए कांच के बॉक्स या अन्य ऐसे उपचार करें जिससे कि खाद्य सामग्री धूल, मक्खी और बाहर के संक्रमण से सुरक्षित रहे। इसका भी उन्हें निर्देश दिए जाएंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में लगने वाले फेयर्स को अब आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन पर ही देख सकते हैं। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन अपने सभी फेयर्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए जल्दी एक वेबसाइट लॉन्च करने वाली है। प्रगति मैदान में होने वाले फेयर्स को अब आप अपने स्मार्टफोन पर भी देख सकते हैं। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO ने अपने सभी फेयर्स की एक सिंगल विंडो वेबसाइट तैयार कर ली है, जिसे जल्दी लॉन्च करा जाएगा। ये यूजर फ्रेंडली वेबसाइट है जो पहले की तुलना में काफी एक्टिव होगी। इसमें जनरल पब्लिक को इवेंट्स के बारे में लाइव अपडेट्स भी मिलेंगे। इसे मोबाइल से ऑपरेट करने में भी आसानी होगी। वेबसाइट को ऐसा लुक दिया गया है कि एक टच में सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन ITPO की तरफ से आयोजित सभी फेयर्स के खत्म होने के बाद उन्हें वेबसाइट पर डाला जाएगा। अभी आहार और ट्रेड फेयर को वेबसाइट पर डाल दिया गया है। हरियाणा में शारीरिक रूप से कमजोर लोगों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के जिन वृद्ध, बीमार और अक्षम निवासियों का आधार कार्ड के लिए नामांकन नहीं हो पाया है, उसके लिए राज्य सरकार ने एक नई पहल की है। आधार केंद्र तक ना पहुंच पाने वाले निवासियों को कवर करने के लिए सभी जिलों में 10 अप्रैल से एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। हरियाणा में जिन वृद्ध, बीमार और अक्षम निवासियों को आधार नामांकन नहीं हो पाया है,
उनके नामांकन के लिए राज्य सरकार ने एक नई पहल की है। हर घर के दरवाजे पर आधार कार्ड मोबाइल वैन्स भेजी जाएंगी। इसके साथ ही सभी जिला मुख्यालयों पर आधार कार्ड हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए गए हैं। इन मोबाइल वैन्स के द्वारा वृद्धों, बीमार लोगों और अक्षम व्यक्तियों की परेशानी दूर होगी और उनके घर पर ही उनका आधार कार्ड नामांकन किया जाएगा। इसके लिए राज्य के सभी जिलों में 10 अप्रैल से विशेष अभियान चलाया जाएगा। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश, पिन 201301। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012049800000, साथ ही 0011।